नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी देने का निर्णय लिया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से खाद्य सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने को कहा ताकि इसका लाभ ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को मिल सके। भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। चोल युग की 6 मूर्तियों को वापस लाने के लिए आइडल विंग ने अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज सौंपे और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना पर अपडेटेड मार्गदर्शन पत्र जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी देने का निर्णय लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डेटाबेस के अनुसार भारत में 4,80,000 ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इस योजना के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रत्येक ट्रांसजेंडर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगा। बीमा पॉलिसी में मौजूदा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पैकेज और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और उपचार को शामिल किया गया है। इसके तहत स्माइल यानी कि आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को विशेष आयुष्मान भारत टीजी प्लस कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के लाभ मुफ्त में दिए जाएंगे और इस कार्ड के तहत कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए प्रावधान किया गया है। इससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्र या राज्य अन्य प्रायोजित योजनाओं से ऐसे लाभ प्राप्त नहीं करने वाले सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। इन लाभों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। ट्रांसजेंडरों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। गरिमा गृह स्थापित किए गए हैं और पीएम दक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी लोग LGBTQIA शब्दावली से परिचित होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि LGBTQIA का अर्थ क्या है। दरअसल ये शब्दावली तमिलनाडु ने जारी की है। इसमें ये उल्लेख किया गया है कि थर्ड जेंडर के लोगों को कैसे संबोधित या वर्णित किया जाना चाहिए और इसमें उल्लिखित पदों को कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। ये शब्दावली LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को अधिक गरिमा और सम्मानजनक तरीके से संबोधित करने का एक प्रयास है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से खाद्य सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने को कहा है ताकि इसका लाभ अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को मिल सके। न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवरेज को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया। न्यायालय के मुताबिक वर्ष 2011 से 2021 के बीच जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों की पहचान वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध हो। इसके अलावा भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरित किया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन संचालित किया जा रहा है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करें तो ये कानून मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य तक पहुंच सुनिश्चित कराई जाती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विस्तार की जरूरत इसलिए है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति, महामारी जनित खतरे, जलवायु परिवर्तन आदि की वजह से पोषण सुरक्षा की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा महिला अनुकूल विशेषताओं आदि के कारण ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। NFSA विस्तार में चुनौतियां, इससे सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है और इसके संबंध में सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। NFSA की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम का खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2011-12 के लिए नेशनल सैंपल सर्वे के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर केंद्र द्वारा राज्यवार कवरेज तय किया जाता है। चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी कीमतों पर दिए जाते हैं। इसमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाती है। इसके तहत मातृत्व लाभ सहित महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता दी जाती है और सर्वाधिक आयु की महिला को घर की मुखिया के रूप में मान्यता देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं। खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल की गई है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड के उद्देश्य हैं माल ढुलाई समेकन को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक की लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14% से कम करके 10% पर लाना। लॉजिस्टिक्स अर्थव्यवस्था के उत्पादन और उपभोग केंद्रों को जोड़ने वाली एक सहायक गतिविधि है। अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के केवल 8 से 10% के बीच होती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात करें तो MMLP एक इंटर मॉडल फ्रेट हैंडलिंग सुविधा है। इसमें मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग सुविधा, गोदाम, विशेष शीतगृह श्रृंखला आदि शामिल है। इनका विकास हब एंड स्पोक मॉडल के तहत किया जा रहा है। ये बिना किसी बाधा के एक मॉडल से दूसरे मॉडल में प्रवेश करने के लिए माल ढुलाई परिवहन के कई साधनों को एकीकृत करते हैं। इससे आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के अनुकूल लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाता है। MMLP का महत्व ये है कि ये परिवहन लागत में कमी लाता है, प्रदूषण में कमी करता है, सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करता है और भंडारण लागत में कमी करता है। भारतमाला परियोजना वर्ष 2017 में और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू की थी। ये राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। ये देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता को बढ़ाकर उसका लाभ प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसने अवसंरचना क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए आर्थिक गलियारा, अंतर गलियारा, फीडर मार्ग आदि को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आधुनिक MMLP की विशेषताएं ये हैं कि ये प्रक्रिया में दक्षता लाता है, इससे मूल्यवर्धन होता है, इसके अलावा अतिरिक्त राजस्व का सृजन होता है, हितधारकों का समर्थन मिलता है, इसके अलावा अतिरिक्त सेवाएं सृजित होती हैं और इन सभी का उद्देश्य है प्रोन्नति के मुख्य उद्देश्य से गैर हितधारकों के लिए अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करना, समय के बेहतर उपयोग के लिए ट्रक ड्राइवरों, कर्मचारियों आदि को सहायक सेवाएं प्रदान करना, उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजाइन का उपयोग करना। आधुनिक MMLPs में वस्तुओं की विशाल श्रृंखला की पूर्ति करने के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान किया गया है और एक ही परिसर में आय के अतिरिक्त स्रोतों की पहचान की गई है। अनंगताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने अनंगताल को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। अनंगताल कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में जोगमाया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय को दिया जाता है। इस वंश ने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन। अनंगपाल द्वितीय ने इंद्रप्रस्थ को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने ढिल्लिकापुरी यानी दिल्ली को तोमर वंश की राजधानी बनाया था। उसने लालकोट का निर्माण किया था। इसे बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा में विलय कर दिया था। ये भी माना जाता है कि मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ को मध्य भारत के उदयगिरी से अनंगपाल द्वितीय ही दिल्ली लेकर आया था।
पृथ्वीराज चौहान उसका उत्तराधिकारी था। अरंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना से पराजित हो गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्मारक ऐसे प्राचीन स्मारक और सभी पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष हैं जिन्हें कई अधिनियमों द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। ये प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 की धारा 3 और 4 के तहत किया जाता है। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के तहत और केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए जाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। स्मारक को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए कई मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए तथा ऐसे स्थलों या स्मारकों से संबंधित लोगों को उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगली खबर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। चोल युग की 6 मूर्तियों को वापस लाने के लिए आइडल विंग ने अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज सौंप दिए हैं। ये मूर्तियां कल्लाकुरिची जिले के वीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। चोरी की गई 6 मूर्तियों में तिरुपरंतकम, त्रिपुर सुंदरी, नटराज, दक्षिणामूर्ति वीणाधारा, संत सुंदरार और उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलौह मूर्तियां शामिल हैं। पंचलौह की मूर्तियां शिल्प शास्त्रों द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 धातुओं की मिश्र धातुएं हैं। इनका निर्माण लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया गया था। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 बिना लाइसेंस के ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य मानता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों पर पारस्परिक सहायता की अनुमति प्रदान करती है। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल का पुत्र था। उसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उसने चोल साम्राज्य का प्रभाव गंगा के तट से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक विस्तारित किया। उसने कला, धर्म और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया था। पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद उसने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रारंभिक चोल मंदिर पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित थे, जबकि बाद के मंदिर चालुक्य स्थापत्य कला से प्रभावित थे। चोल कला की मुख्य विशेषताएं थीं विमान, गर्भगृह, मंडप और गोपुरम। राजेंद्र चोल प्रथम ने परकेसरी और युद्धमल की उपाधि धारण की थी। अगली खबर स्वास्थ्य पर नीतियों से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना पर अपडेटेड मार्गदर्शन पत्र जारी किया। क्षय रोग के लिए एनएसपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में उपाय के माध्यम से क्षय रोग के व्यापक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों और हितधारकों का मार्गदर्शन करता है। अपडेटेड मार्गदर्शन वर्ष 2015 के टूल किट का संशोधित रूप है। इसका उद्देश्य क्षय रोग की रोकथाम, देखभाल और नियंत्रण के लिए एनएसपी विकसित करना है। एनएसपी यानी कि राष्ट्रीय रणनीतिक योजना। आपको बता दें कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाला एक संचारी रोग है। इसका संक्रमण हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस रोग का इलाज और रोकथाम संभव है। क्षय रोग की 2 श्रेणियां होती हैं। एक होती है पल्मोनरी टीबी, ये फेफड़ों को प्रभावित करती है, और दूसरी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये फेफड़ों के साथ अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। WHO ने वर्ष 2030 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। वहीं भारत ने इस वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी वर्ष 2025 तक उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत में टीबी मामलों की संख्या वर्ष 2015 के 217 प्रति 1 लाख जनसंख्या से कम होकर वर्ष 2020 में 188 प्रति 1 लाख जनसंख्या हो गई है। ये 13% की गिरावट है। टीबी पर नियंत्रण के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन रणनीतिक योजना 2017 से 2025 जारी की है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है। टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में।
एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार वाद 2013। उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने चुनावी वादों पर बालाजी मामले 2013 में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013 के बालाजी फैसले का औचित्य राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त टीवी देने के चुनाव पूर्व वादे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण मानने या न मानने से संबंधित था। बालाजी फैसले में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि आरपीए 1951 की धारा 123 एक व्यक्ति को उन वादों का सहारा लेने से प्रतिबंधित करती है जो भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देते हैं। ये धारा किसी राजनीतिक दल को चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से वादा करने से नहीं रोकती है। राज्य द्वारा उदारता पूर्वक पात्र और योग्य व्यक्तियों को टीवी, लैपटॉप आदि का वितरण राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। अगला है भुगतान प्रणाली डेटा संग्रहण (SPSD). भारतीय रिजर्व बैंक ने SPSD के निर्देशों के अनुपालन पर अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा नए ग्राहकों को अपने कार्ड नेटवर्क में जोड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। RBI ने वर्ष 2018 में निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के मुताबिक सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में ही एक सिस्टम में संग्रहित किया जाएगा। इसमें भुगतान प्रणाली प्रदाता तथा बैंक और भुगतान पारितंत्र की कोई अन्य इकाई शामिल है जो भारत में भुगतान सेवाएं प्रदान करती है। सर्टिन के पैनल में शामिल ऑडिटर सिस्टम का ऑडिट करता है। इसके बाद डेटा को RBI की मंजूरी के बाद ही विदेशी विनियामक के साथ साझा किया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग समय को कम करके नई फर्म के पंजीकरण को आसान बना दिया है। वर्ष 2001 से IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। पहले मुख्यालय दिल्ली में था। ये एक स्वायत्त विनियामक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में IRDA अधिनियम 1999 के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। इसे RN मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था। ये भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग का प्रबंधन और विनियमन करता है। साथ ही बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों और बिचौलियों को पंजीकृत करता है या फिर लाइसेंस प्रदान करता है। MCA 21 संस्करण 3 विनियामक फाइलिंग में न्यूनतम बाधा सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से MCA 21 संस्करण 3.0 की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है। ये प्रौद्योगिकी संचालित प्रगतिशील परियोजना है। इसकी परिकल्पना कई उद्देश्यों के लिए की गई है, जैसे कि प्रवर्तन को मजबूत करना, व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव प्रदान करना। MCA 21 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी ई-गवर्नेंस परियोजना है। इसे कई अधिनियमों के तहत कानूनी आवश्यकताओं के प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन अधिनियमों में शामिल हैं कंपनी अधिनियम 1956, नया कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008। ई श्रम पोर्टल उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने में असमर्थ रहे राज्यों को 6 सप्ताह के भीतर पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की दर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 50% से भी कम है। इस पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रोजगार क्षमता की अधिकतम प्राप्ति और उन तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभों का विस्तार करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संविधान में निहित 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुमोदन को मंजूरी दी है। नया प्रोटोकॉल अधिनियमों में अधिक कानूनी स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वर्ष 1874 में की गई थी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 192 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी गैर सदस्य देश UPU का सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि उसके अनुरोध को UPU के कम से कम 2/3 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया हो। UPU का उद्देश्य डाक सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियम स्थापित करना और डाक मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
हाइड्रोजन ट्रेन। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य रेल क्षेत्र को विकार्बनीकृत करना और डीजल के उपयोग को समाप्त करना है। ये ट्रेनें परिवहन के शून्य उत्सर्जन मोड के रूप में संचालित होंगी। ये ट्रेनें इंजन को शक्ति देने वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का उपयोग करती हैं। सुपर हॉर्नेट। एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने AF/A-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट को भारतीय नौसेना के लिए डेक आधारित सबसे बेहतर विमान बताया है। ये हाई लोडिंग और हाई स्ट्रेस ऑपरेशंस के लिए वाहक आधारित लड़ाकू विमान है। सुपर हॉर्नेट 2 संस्करणों में उपलब्ध है। पहला है सिंगल सीट E मॉडल और दूसरा है 2 सीट F मॉडल। ये सामरिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मिशन को संपन्न करने में सक्षम है। इसमें हवाई श्रेष्ठता, सटीक निर्देशित हथियारों के साथ दिन या रात में हमला करना, फाइटर एस्कॉर्ट आदि विशेषताएं शामिल हैं। ये जनरल इलेक्ट्रिक GE 414 इंजन द्वारा संचालित है। ये इंजन स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करने वाले इंजनों की ही एक श्रेणी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधे। एक अध्ययन के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले पौधों में सबसे अधिक विविधता पाई गई है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधे वे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और इसे अपने विकास के लिए आवश्यक रूप में परिवर्तित या स्थिर करते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में रूपांतरित करते हैं। ये नाइट्रेट मृदा में चला जाता है। पौधे इस नाइट्रेट को मृदा से ग्रहण कर लेते हैं। ये एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। मंडल कला। मंडल कला का उपयोग ब्रह्मांड को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है चक्र या फिर केंद्र। मंडल पैटर्न अनिवार्य रूप से आपस में जुड़ा होता है। ये आमतौर पर गोलाकार या वर्ग के आकार में होता है। मंडल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। मंडल की आकृति पहली बार वेदों में दिखाई पड़ती है। 6ठी शताब्दी तक मंडल कला चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत में पहुंच गई थी। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अमेरिका की सेना ने सीरिया में ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा समर्थित लड़ाकों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अपना लक्ष्य बनाया है। सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में लेबनान और इजराइल से घिरा हुआ है। इसके क्षेत्र में गोलन हाइट्स का क्षेत्र भी शामिल है। इस पर वर्ष 1981 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। सीरिया का उच्चतम बिंदु है माउंट हर्मोन। इसकी सबसे बड़ी झील है असद झील। इसकी प्रमुख नदियां हैं यूफ्रेटस और टाइग्रिस और मरुस्थल के रूप में यहाँ सीरियाई मरुस्थल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।